नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। वीआईपी न्यूज के खास प्रोग्राम जनसदन में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं सत्ता हो, सरकार हो, शासन हो, प्रशासन हो, उसका इकबाल तभी बुलंद माना जाता है जब वहां की कानून व्यवस्था चाक चौबंद। लेकिन अगर आपके यहाँ कानून व्यवस्था पे ही प्रश्न उठने लगे तो हर विषय पे प्रश्न उठने लगता है। कांग्रेस लगातार हमला ऋषिकेश की घटना को लेकर अवैध खनन का आरोप लगा रही है। अंकिता भंडारी का जो प्रकरण हुआ उस पे अभी तक मजबूत कोई निर्णय नहीं हुआ है, जिसको लेकर भी हम लाभ। लेकिन हम चर्चा ये करेंगे आज, ये जो लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा, उसमें कितनी सत्यता है और दूसरी तरफ क्या सही में कानून व्यवस्था इस समय निरंकुश हो चुकी है और उसको मुख्यमंत्री के बाहर रहने के कारण यहाँ पे कोई संभालने वाला नहीं। दोनों विषय मजबूत है क्योंकि सत्ता पक्ष भी बैठे हैं हमारे साथ, विपक्ष लगातार अगर आरोप लगा रहा है कि कानून व्यवस्था निरंकुश है तो सत्ता पक्ष भी ये बताने के लिए तैयार है कि नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है। इस महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ कांग्रेस के दिनेश सिंह कौशल जी। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हमारे साथ दिगंबर सिंह नेगी जी है। दिगंबर सिंह नेगी जी, बहुत बहुत स्वागत है। और इन सबके साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी, वरिष्ठ पत्रकार दीपक जी है। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं दिगंबर सिंह नेगी जी के पास चलूं। दिगंबर जी, पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कांग्रेस लगातार कानून व्यवस्था को लेकर के आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, हमलावर है। चाहे वो प्रदेश के अध्यक्ष हो, चाहे प्रवक्ता हो, चाहे कोई भी नेता हो, सत्ता पक्ष पे कह रहा है कि सत्ता के लोग कानून पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे यहाँ पे कानून व्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। क्या कहना चाहेंगे? मैं कांग्रेस के इस आरोप को एक सिरे से नकारता हूँ। जी, उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार एक आईएएस अधिकारी को सलाह है। एक आईएफएस और पीसीसी अब इस प्रदेश का रह चुका आदमी है जी, क्योंकि एससी भर्ती घोटाले में 45 से अधिक लोग जेल के भीतर हैं। अंकिता भंडारी के तीनों हत्या आरोपी 1 साल से जेल के अंदर बंद है और जो भी कानून के खिलाफ काम करता है, यहाँ तक रिसेंटली जो चीज सामने आई थी, रजिस्ट्री डाला हुआ है देहरादून के अंदर, जिसमें सरकारी दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ की गई, उसमें देहरादून के नामी गिरामी के सही रहे। आज से पहले कोई भी सरकार ने किसी वकील को, किसी आईएएस को जेल के सलाखों के भीतर डालने का कभी काम नहीं किया। ये पहली बार उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी दमदार और युवा नेतृत्व जो सरकार है, उसके नेतृत्व में आज जो भी मुलजिम है वो सीधे जेल के अंदर जा रहा है। दिनेश सिंह जी, आप लोग लगातार हमला, दिगंबर सिंह ने सीधे सीधे कहा, तो क्या आपके पास मुद्दों की कमी है और विरोध आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको केवल विरोध करना? दिनेश सिंह जी, आप ये बताइए। जी, आप देख रहे हैं कि कानून व्यवस्था में ये बुरा है कि आपने देखा ही है कि आज खनन खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, नेता लोग खुलेआम खनन करवा रहे हैं। सर, आप साइंस में देख लीजिए और आपके संदर्भ जी से वो आपको फॉलो करते गए, वहाँ खुलेआम खनन चल रहा है। और पुलिस का ये आलम है कि आपकी कुछ प्रकरण में उसमें 112 में फोन, कईयों ने फोन करा, वो फोन कहीं एक तो इतना बुरा हाल है कि एक बेचारा अपने घर पे बैठा हुआ था, वहां कुछ बदमाशों ने उसके साथ पैसे के लिए गाली गलौज और उसके घर के नीचे उसने 112 में फोन करा और पुलिस ही नहीं पहुंची। जब वहां जाके वहां पर बोला गया कि तो करीब है तो ये हाल और कई मामले हैं सरकारी जमीनों में, सरकारी मतलब ये हाल हो चुका है कि डर, कानून व्यवस्था का डर ही खत्म हो चुका है। जो अभी आप देख लीजिए 200 बीघा जमीन, जिसमें कि 10 बीघा जमीन उन्होंने बेच दी और वो बेचारे जिन्होंने खरीदा
उनका ये हालत, उनकी ये हालत है कि वो तो किसी भी स्थिति में नहीं है कि पैसा उनको मिलेगा या ना मिलेगा। स्थिति ये है कि वो भाई पकड़ना तो आपको पकड़ना ही पड़ेगा। जब मामला खुल रहा है तो आप जिसने करा हुआ है, जो व्यवस्था, जो कानून को, जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया है, उन्हें तो आपको पकड़ना ही पड़ेगा। पुलिस पकड़िए तो मजबूरी, फायदा नुकसान देखिए ना, वो कुछ नहीं रहा। अब आप अंकिता भंडारी जी को देख लो मामला, उसमें भी कौन था सबको मालूम है, किसने करा। नहीं तो उसमें अंकिता भंडारी की अगर हम बात करते हैं, दूसरे विषय की बात अपने बात, क्या चाहते हैं आप? जो लोग उसमें प्रथम दृष्टता अपराधी थे, सबको इन्होंने उठाया, जेल में डाल दिया है। आप उसमें क्या चाहते हो? फैसला, एक बात सुनिए, इतना फैसला जब कोर्ट में मामला है तो क्या सरकार, मुख्यमंत्री फैसला दे दे, उनको फांसी दे दे? समय लगेगा अगर किसी भी फैसले में। सर आप एक बार कानून, जो कानून को पालन कराने वाला है पुलिस, जब उसका ये हाल है, वही समय जब जो मतलब आप जुडिशरी में प्रश्न उठा रहे हैं? बिल्कुल स्थिति आप देख लीजिए ना, रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर, रजिस्ट्रार ऑफिस में सब मिल रखे, क्या कानून व्यवस्था कहाँ है? आप ये बताइए ना, कानून व्यवस्था कहाँ है जब डर ही नहीं है? भाई सरकार, जब भाजपा सरकार, मुख्यमंत्री इन्वॉल्वमेंट है, मुख्यमंत्री का है, यहाँ प्रदेश में रह रहे, कुछ डर है नहीं है कानून व्यवस्था का, तो फिर कैसे होगा ये बताइए ना। चलिए मैं लौटता हूँ आपके पास। दीपक जी, इन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा उठाया खनन। आप एक पत्रकार हैं, निष्पक्ष रूप से आप पत्रकारिता करते आए हैं। 23 वर्षों में दोनों सरकारों ने, दोनों पार्टियों ने सत्ता के मतलब शीर्ष पे बैठे, चाहे भाजपा रही हो चाहे कांग्रेस। ये खनन का मुद्दा तो ऐसा है, सब पे आरोप लगता रहा है। खनन को अगर कानून व्यवस्था से जोड़ के देखा जाए तो क्या ये जायज है? कोई आज की घड़ी, और सबसे बड़ी बात कि इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, उसने आज तक किसी को अरेस्ट किया। और अगर एक चीज है, सिंपल सी बात है, जब खनन होना ही है, 100% होना ही है, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी सरकार, तो उसको सीधा सीधा लोग जो बेरोजगार लड़के हैं उनको ही थोड़े थोड़े दे के खत्म करो चीज को, कम से कम रेवेन्यू तो आएगा। अब सरकार सिर्फ शराब के पीछे पड़ी है, मुझे 400 करोड़ चाहिए, 4000 करोड़ चाहिए, अब मुझे 4500 करोड़ चाहिए। अरे भी खनन से एक साथ 4000 5000 करोड़ की तो आराम से कम हो सकती है। लेकिन दीपक जी, 17 में कांग्रेस सरकार, उस समय भी तो सरकार पे आरोप लगते रहे। यही भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हरिद्वार में पूरी नदियां पोकलैंड उतार दी गई, जेसीबी तो छोड़िए, पोकलैंड उतार दी गई। किसी कांग्रेस में भी तो आरोप लगे साहब। गोवा का सही कह रहे हैं, 2016 में कांग्रेस के ऊपर बहुत बड़े आरोप लगे थे जी। यहाँ तक कहा गया कि भैया अब तो जो है भ्रष्टाचार में रिकॉर्ड में आने वाला उत्तराखंड जी जाती हो कांग्रेस वालों, जी तो बहुत चीज। अब वो बात, तब अब उसको देख के ही तो बीजेपी को लाया गया, सरकार इतना परेशान हो गए लोग तो बीजेपी को लाया। अब तो बीजेपी को समझना चाहिए ना इस बात को कि भाई आम जनता ने आपको क्यों लेके आया, अगर वो भी भ्रष्टाचारी थे, हम भी भ्रष्टाचारी हैं, तो क्या करें भाई। चलिए, दिगंबर सिंह नेगी जी, लगातार आरोप लगाना, आरोप को सिद्ध कर, कांग्रेस ने जिस तरह के आरोप अभी भी उन्होंने कहा है, अंकिता भंडारी हो, खनन का उन्होंने मुद्दा उठाया, पिछले दिन ऋषिकेश में जिस तरह से उत्तराखंड देवभूमि जैसी जगह पे खुलेआम फायर किया गया, उसके बाद ऐसी शांत जगहों पे अगर इस तरह की प्रकरण हो रहे हैं, इस तरह की चीजें हो रही हैं, और कांग्रेस अगर आरोप लगा रही है, तो क्या आपको लगता नहीं कि सुधार की जरूरत है? देखिए, उत्तराखंड बनने पर तो सबसे पहला और इस प्रदेश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जो काम स्वर्गीय नित्यानंद करते हैं जी, वो अपने में एक अद्वितीय है और बेमिसाल काम। जैसे हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड राज्य बनने से पहले उत्तराखंड में सारा का कारोबार सिंडिकेट के पास था, प्राइवेट। उन्होंने मुख्यमंत्री पद में सबसे पहले खनन के सारे कार्य को कंट्रोल और वन विकास ने, ठीक है, इसने की माफिया। इसी प्रकार से शराब का काम भी पहले पूरे प्राइवेट सेक्टर के पास, और उस काम को भी उन्होंने गढ़वाल मंडल केंद्र और केंद्रीय को दिया जी। और उस परिपाटी पे अभी भी बहुत हद तक गवर्नमेंट काम कर रही है, हालांकि कांग्रेस कर रही है।
और परंतु आज भी जो है वन विकास में काम करता है, गढ़वाल करते हुए देखा है। और जो अभी जिस चीज को ठीक करने की जरूरत है, वो है ग्राम क्षेत्र में और पंचायत यहाँ रह रही है, उनको ग्राम पंचायत, उससे एक तो पंचायतों का जो राजस्व वो बढ़ेगा जी, उनकी आर्थिक उत्पादन करेंगे, ग्रामीण विकास के कार्य और सुदृढ़ होंगे, स्कूलों, हॉस्पिटलों और आवास की वो सुधर सकती है, और यहाँ तक कि वो अपने स्वरोजगार के कारोबार से खड़े कर सकते हैं। तो इस पे काम करने की जरूरत है, क्योंकि अभी वो जो है चोरी हो रहा है, उसको कल्चर के माध्यम से आस पास के रोजगार उसको निकाल रहे हैं। खनन सामग्री की डिमांड इतनी बड़ी मात्रा में निर्माण कार्य होगा से लेकर के दोनों का जिस अनुपात में खनन सामग्री की जरूरत है वो रेगुलर पट्टों के माध्यम से और ये दुर्भाग्य है हमारा, हमारे बगल के आते हैं और यहाँ तक कि सहारनपुर और जहाँ से हमारी, लेकिन ये आप भी मान रहे हैं कि आ रहे हैं वो यहाँ, वो तो रेगुलर आते हैं। ये कानून व्यवस्था को घटा बताते हुए तो आ रहे हैं सर, उसमें कुछ हमारे पर्यावरण विभाग है तभी इसका हो रहा है कि उन्होंने नियम बना दिया कि 5 हेक्टेयर से ज्यादा कहीं भी खनन होगा तो उसमें जो है उसकी एनवायरमेंट क्लियरेंस की, इस कारण से जो है और जो रेगुलर पट्टे हैं वो भी नहीं हो पाते हैं। देखिए इसके ये अभी राज्य के सामने इसको ठीक करना हमारी, लेकिन नहीं सर ये बताइए कि आज 23 वर्ष हो गए इस राज्य को, शराब और खनन को छोड़कर हम आय का दूसरा तीसरा रिसोर्स नहीं तैयार कर पा रहे। आप इतने बड़े पॉलिटिशियन हो, आपने उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखा है, तो क्या यही दो ही आय के रिसोर्स है? हाँ, ये निश्चित हमारी जो ऐसी है इसकी सकारात्मक, क्योंकि पॉलिसी में बहुत बड़ा रोल जो है ब्यूरोक्रेट्स का होता है और ये उनका फेलियर दर्शाता है कि जो लोग दम घूम रहे हैं कि हम हिंदुस्तान के सबसे वर्ग से आते हैं और काबिल हैं, हर प्रकार के हमें ज्ञान है, ये उन लोगों का टोटल फेलियर है कि वो लोग अभी तक उत्तराखंड में टूरिज्म को उसका भी बहुत बड़ा इसको उत्तराखंड है, उसको एक रेवेन्यू सेक्टर डेवलप करने में नाकाम रहे। दूसरी चीज जो है उत्तराखंड में हाइड्रो पावर एनर्जी बात है जी, वो हमारा एक बहुत बड़ा सेक्टर हो सकता था, क्योंकि हमने डेवलप कर पाई, हमारी पॉलिसी कर पाए जी जी। हमारे यहाँ जो है अल्टरनेटिव है तो बोलते हैं वैकल्पिक जी, गाँव के गाँव खाली हो रहे हैं, तो अभी तक हम ये काम नहीं कर पाए। यहाँ पे बहुत अच्छी है और बंजर पड़े हैं सोलर के बड़े-बड़े प्लांट्स खड़ा करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। इसी प्रकार से जड़ी बहुत बड़ा हमारे बॉर्डर एरिया के पीछे जो चाइना वो जड़ी बूटी में बहुत बड़ा कारोबार कर रहा है, परंतु तो हमारे यहाँ 500 रुपए किलो से लेकर 25,000 5 लाख किलो तक की जड़ी पैदा होती है हमारे जितने जितने ऊंचाई में हम जा रहे हैं, परंतु उनके संवर्धन व्यवस्था नहीं बन। सही बात, सही बात। चलिए मैं लौटता हूँ आपके पास। दिनेश जी, ये जो बार बार जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे जो दो व्यवसाय कांग्रेस और भाजपा कहती है, शराब, उत्तर प्रदेश का केवल एक शहर है वहां पे 1 दर्जन से ज्यादा पावर प्लांट, और उत्तराखंड में हम दूसरा एक रास्ता नहीं तलाश पा रहे हैं साहब। तो क्या ये माना जाए कि ब्यूरोक्रेसी के पूरे कब्जे में ये उत्तराखंड का पॉलिसी है, जिसकी वजह से हम आय के रिसोर्स नहीं तलाश पा रहे हैं, या जो पॉलिटिकल अप्रोच है, पॉलिटिकल सोच है, हम उसको नहीं डेवलप कर पा रहे हैं इस प्रदेश को आगे ले जाने के लिए शराब और खनन के अलावा दूसरे भी रास्ते, तीसरे भी रास्ते, चौथे भी रास्ते, पांचवें भी रास्ते तलाशे। दिनेश जी, कुछ नहीं करती, तो अब आप ये बताइए कि कैसे ब्यूरोक्रेसी करेगी या काम, कोई अधिकारी कैसे काम करेगा जब
भारतीय जनता पार्टी खुलेआम भ्रष्टाचार, खुलेआम 10 भ्रष्टाचार साल कर रही है। आप रहे सरकार में, नहीं, मैं हमें तो पूरे 23 साल का हिसाब किताब बता रहा हूँ, हमें तो मैं केवल आपकी की बात नहीं कह रहा हूँ, हमें तो जनता ने मैं 23 साल की बात कर रहा हूँ। इसीलिए भाजपा को भाई जैसे भाई जिम्मेदारी तो दोनों बताया, दलों की है ना, हम तो खुलेआम स्वीकार रहे हैं, हमारी ये जिम्मेदारी, हम ये थोड़ा करेंगे हमारी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इससे में जी। खुलेआम भ्रष्टाचार का ये हालत है कि ब्यूरोक्रेसी को काम ही नहीं कर पा रही, क्योंकि जब आप ही भ्रष्टाचार कर रहे नहीं, हैं, ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर पा रही है कि ब्यूरोक्रेसी बेलगाम है, दोनों चीजों में अंतर है। बेलगाम तो होगी जब भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसके जो विधायक है, मंत्री है, वो लिप्त है लगातार। वो लोग, ऐसा बुरा हाल है इस प्रदेश में कि कानून व्यवस्था भ्रष्टाचार इस खुलेआम चल रहा है, तो फिर कैसे वो काम कैसे करेंगे? चलिए मैं दीपक जी से इसका जवाब ले लूं, क्योंकि आप लोग चीजों को उलझा के रखोगे। दीपक जी, बार बार आरोप लगता है आप कुछ न कर पाओ, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर डाल। तो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर एक आदमी कर रहा है, काम नहीं कर पा रहा है, एक आदमी कर रहा है बेलगाम। तो क्या माना जाए कि ब्यूरोक्रेसी के हाथ में ही सत्ता, शासन, सरकार सब कुछ है, पॉलिसी भी उन्हीं को बनाना है। अगर प्रदेश आगे नहीं जा रहा है तो उसमें भी ब्यूरोक्रेसी की कमी है, अगर आगे चला गया तभी ब्यूरोक्रेसी की क्रेडिट मिलनी चाहिए। लेकिन जो बार बार कहा जा रहा है ब्यूरोक्रेसी के इर्द गिर्द हर चीजें घूम रही है, कितनी सत्यता लगती है साहब आप? दीपक जी। ब्यूरोक्रेसी को तो हम सरकार का ही कुछ काम हो गया, इसलिए चलेगी वो ब्यूरोक्रेसी को चलाए, सही बात से पॉलिसी बनवाए। अपनी जनता की, उनको पता है कि मेरी जनता कैसे माहौल में रहती है, किस वातावरण में रहती है, सही उस बात तरीके की पॉलिसी बनाने के लिए उनको अगर भाई इस टाइप की पॉलिसी चाहिए तो वो बनाएंगे। एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, सहज धारा फेमस जगह है, आज तक वहाँ पे एमडीडीए अभी तक घोषित हुआ है, इतनी छोटी सी और उसे अभी तक टूरिज्म में रखा ही नहीं गया। अरे फिर किसे रखें? उच्च पानी, ये सब इतने टूरिज्म के प्लेस है, देहरादून से फेमस है इन जगहों से, इनको भी आप टूरिज्म में नहीं डाल, टूरिज्म में डालेंगे तो पॉलिसी ऑटोमेटिकली बनानी पड़ेगी ना, जब आप उन्हें डाल ही नहीं पॉलिसी कैसे बनेगी? आपने देखा होगा दीपक जी, गुजरात में वडोदरा में सरदार पटेल की मूर्ति लगाकर पूरे देश को उस तरफ बुलाया गया, और हमारे यहाँ तो नेचुरल चीजें हैं जिस क्यों नहीं फोकस कर पा रहे हैं दीपक? बेसिकली सरकार का जो मुझे जहाँ तक लगता है कि बीजेपी सरकार का अभी लोगों ने चुन के भेजा, वो सिर्फ मोदी जी के पीछे लग सोचता है मोदी जी हैं तो भैया हमें तो मिलेगी कुर्सी दोबारा से, चाहे कुछ भी हो। लेकिन लोगों ने ये सोच के भेजा कि भाई इसका भी कुछ कल्याण किया। उत्तराखंड पे जितना बड़ा बजट आज की तारीख में उत्तराखंड को मिल रहा है, इतने में तो पेरिस बन जाना चाहिए था या कोई स्विट्जरलैंड बना देते। जैसे इतना पैसा अगर आप किसी प्राइवेट आदमी को थमा दे तो वो खुद ही 2200 करोड़, आप सोचिए 2200 करोड़ एक बहुत बड़ी रकम, एक छोटे से देहरादून शहर को ठीक कर पा रहे हैं 2200, खत्म हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ अभी डेवलपमेंट हुआ ही नहीं और बजट खत्म हो गया। दिगंबर सिंह नेगी जी, दीपक जी ने तो एक बात तो अच्छी कही कि बजट इतना है, और उस बजट में अगर किसी प्राइवेट सेक्टर को काम दिया जाता तो हो सकता है कि वह इससे बहुत आगे निकल करके यहाँ के लिए, देवभूमि के लिए, देहरादून के लिए करता। लेकिन आज दिख रहा है कि जितनी सड़कें टूटी हुई हैं, स्मार्ट सिटी के नाम पे कहा तो जा रहा है गड्ढे खुदे हुए हैं, अगर कायदे से देखा जाए तो जो हालत इस समय देहरादून की हुई है, इतना पैसा खर्च करने के बाद तो उस पर तो प्रश्न उठेंगे ना साहब। आपका बहुत वाजिब है, परंतु इसके साथ जो सत्यता है वो भी हम जी कि हम कोई नया घर बना रहे हैं या रहा है, तो निश्चित रूप से उस समय कुछ अव्यवस्थित घर है, उसके बाद आ जाएगी, इसको पार करना पड़ेगा। नया मकान बनाए तो 6-7 महीने लग जाते हैं। तो इसी प्रकार से जो स्मार्ट सिटी में जो काम कर रहा है उसमें जनता से मैं अपेक्षा करता हूँ करेंगे, पहले रखेंगे, और आने वाले समय में सारी काम चलेगी, सड़कें बहुत अच्छी बनेगी, ड्रेनेज सिस्टम बहुत बढ़िया होने वाला है, बरसात में बच्चों को आने सजा। अब वो दुर्घटनाएं अगली बरसात में वो सब तब तक सारा ड्रेन का पानी का, और जो सड़कें तो किसी के ऊपर पानी बरसात का छींटा भी नहीं पड़ेगा। इस प्रकार के आने वाले आपको आगामी बरसात
अतिक्रमण भी देखिए ना, चारों तरफ आप जो आपने रोड चौड़ी करी है, आपने उनके लिए चौड़ी कर दी। वहाँ पे सब्जी की दुकानें लगी तो उनके लिए चौड़ी की, आम पब्लिक के लिए चौड़ी की। देखिए दोस्तों, ऐसा है, अतिक्रमण के खिलाफ जितना बड़ा अभियान सरकार ने लिया है, आज तक इतिहास में सरकार ने इतना बड़ा अभियान देश के अंदर इक्का दुक्का घटनाएं हो सकती है। अभी जो गरीब आदमी है, जिसको पेट के का सवाल है, बेचारा कहाँ जाएगा, कहीं ना कहीं तो 2-4 दिन से कमाने, फिर जब सरकार का आपको कहेंगे नहीं आने वाली कार ये तो वही चीज हो गई सर, ये तो वही चीज हो गई। रिस्पना और बिंदाल के पास कुछ राजनेताओं ने पूरी बस्तियां बसा दी, और जब उजाड़ने अब वही असुविधा का कारण बन रही है। और आज भी आप कह रहे हैं कि जो फुटपाथ बने हुए हैं, उस फुटपाथ पे आपका कहना है कि ठीक है, लोग ठेली लेकर आए और काम करें, फिर उनके ऊपर आप शिकंजा कसेंगे। दिगंबर सिंह ने शिकंजा हमने कहा है जब तक उसका काम चल रहा है होता है, क्योंकि ठेली एक परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं, वो तो 4 पहिए की गाड़ी है, जहाँ पर उसको बाजार लगेगा, जहाँ वहाँ पे बेचारा खड़ा हो जाता है, वो तो रोटेटिंग सिस्टम रहता है, उसको अतिक्रमण की श्रेणी में चली नहीं आती। तो चलिए दिनेश को दिनेश सिंह जी, जैसा इन्होंने कहा, आपको लगता है कि उससे हम सुविधाओं को और जो ये असुविधाएं हो रही है उससे सुविधाजनक कर सकते हैं, या इनके लिए कहीं अलग व्यवस्था की जाए जहां पे ये आदमी वहां पे बिना रोक टोक के, बिना असुविधा के जाए? और बीच में जो बात चल रही है कि सड़कों में चौड़ीकरण तो कर दी गई, लेकिन उस चौड़ीकरण में ऐसी चीजें वहां पे घुस गई हैं, ऐसे दुकानें लग रही हैं जिनको हटाना भी मुश्किल हो रहा है। दिनेश जी, तो भी काम है, इसमें व्यवहारी पैसे लेके बड़ा बुरा हाल है, कानून व्यवस्था है ही नहीं, कोई कहने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। तो इस प्रदेश का जो है बहुत बुरा हाल हो चुका। अब तो प्रदेश में 10 साल तो आप भी रहे साहब, आपने कहा नहीं सुधार दिया? तब तो चलता ना हटाया। अरे 10 साल तो क्या आप चाहते हो अब हम आएंगे, हमेशा बाहर अब हम आएंगे तो फिर ये हमेशा बाहर व्यवस्था सही करेंगे। नहीं तो 10 साल कम होता है किसी नए प्रदेश को सुधारने, संवारने, सजाने के लिए है? तो 5-5 साल करके आए ना, आप तो 10 साल तो ये ज्यादा साल रहेंगे, अब 5 साल अभी आप देख लीजिए कितना समय हो गया, और आप व्यवस्था 10 साल की अपनी एक उपलब्धि नहीं गिना सकते। गिना क्यों नहीं सकते साहब? गिना तो सकते हैं, मुख्यमंत्री की लड़ाई होती है, बहुत सारी उपलब्धि है हमारे, क्या कहते हैं, आप देख लो वो कानून हमारे नारायणगढ़ तिवारी के टाइम पे बना, उसके बाद आपके देवेंद्र जी ने तो उसको वो करा, और आपने तब उसको मजबूत करा, उस कानून को और मजबूत करा। तो हम कह रहे तो साहब आप और मजबूत करने की जरूरत है ना? आप ये बताओ ना दिनेश जी, इसको तो और मजबूत करने की जरूरत है ना? जनता पार्टी ने क्या हाथ दे दिया, सब व्यवस्था सारी जो है भ्रष्टाचार को लेकर आप देख लो, जितना आज की डेट में क्या हाल है, क्या स्थिति है। कांग्रेस से 2 शब्द काफी भ्रष्टाचार, और ये नहीं भ्रष्टाचार कहाँ हो रहा है, और नहीं बता सकते कानून में क्या गड़बड़ है। आप देख लो, आप उदाहरण अभी देख लो, आप सरकारी जमीनों में क्या स्थिति हो रही। नहीं, ऐसे कहने से नहीं होगा दिनेश जी। देखिए दिनेश जी, आप बड़े सीनियर हैं, केवल ये कहने से नहीं होगा कि सरकारी जमीनों पे क्या हो रहा है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है, कानून व्यवस्था निरंकुश है। आपको उसके कुछ पॉइंट बताने पड़ेंगे ना साहब। अगर आप नेशनल चैनल पे बैठे और आरोप लगा रहे हैं तो आपको बताना चाहिए जमीन का कौन सा ऐसे कितने मुद्दे हैं। अगर आरोप आप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार है, किस किस सेक्टर में है, क्योंकि पिछले काफी दिनों में आपने देखा होगा, चाहे जितने भी मामले निकाल के लाए, इसी सरकार ने तो लाए साहब, जो आप लोगों के समय के थे। अभी ये जो 200 बीघा का मामला हुआ जिसमें 10 बीघा जमीन बिक चुकी है, ये हमने कराया या ये तो अभी हुआ है, इसमें अब कांग्रेस का क्या मतलब है जी? आप ये मुद्दे ये जो है अभी हम करवा रहे हैं, लेकिन आपके समय में भी होता रहा है। हमारे समय में होता नहीं होता हुआ, ये तो बात की बात है, अभी की बात करो ना। ये कोई बात नहीं हुआ साहब। अगर आपने उसके लिए खनन कानून, मजबूत कानून ला देते तो आज ये जो खनन पे आरोप लग रहा है, जिस तरह से खनन हो रहा है, पूरा विकासनगर तक
नदियों को मतलब कह दीजिए तो पूरी तरह से एकदम खनन निकाल निकाल करके इतना ज्यादा फैला दिया गया। चलिए एनीवे, दीपक जी, ये क्या कांग्रेस भाजपा जो सत्ता में रहेगी उसके सामने विपक्ष केवल आरोप लगाने के लिए? कल अगर भाजपा थी तो वह आरोप लगा रही थी, आज कांग्रेस है, ये केवल यही तक की राजनीति होनी चाहिए या देश देवभूमि प्रदेश को सुधारने की भी कोई मास्टर प्लान तैयार करने की जरूरत है? नो, कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, तो अपना प्रदेश में इनको इसलिए चुना गया कि भाई आप भी कम से कम प्रदेश के कुछ अच्छा करें प्रदेश के लिए। जी, अगर आरोपों से ही काम चलाना है तो इसका लगता है तीसरी कोई पार्टी आ जाएगी कुछ दिन बाद। ऐसा लोगों का पीछे आप पता ही होगा कुछ चल रहा है अंदर खाने के लिए, कोई नई पार्टी पीछे उत्तराखंड से आने वाली है, तो फिर ऐसा ना हो कि तीसरी पार्टी आकर के यहाँ पे बैठना है। और दूसरी बात ये कि भाजपा को आज की तारीख में भाजपा में मैक्सिमम उनका फोकस केवल मनी मनी की तरफ है। आधे हो ना हो इससे फर्क नहीं। लेकिन जब आप देखिए बनी की तरफ फोकस है वो अलग विषय है, लेकिन मेन चीज ये सोचने की और समझने की जरूरत है सर, 2000 में राज्य 10 वर्ष लग गए संघर्ष करने के बाद ये राज्य का निर्माण हुआ। कितनी मात्र शक्तियों ने कितनी त्याग किया, कितनी मेहनत की है, कितना संघर्ष हुआ। जब ये राज्य बना, राज्य बनने के बाद 2023 है, आज 23 वर्ष हो गए, और इस 23 वर्ष में अगर हम रोना रो रहे हैं कि हमारे पास कोई नहीं है, रिसोर्स नहीं है, हम केवल ले देकर खनन और शराब पे ही डिपेंडेंट है, तो ये बड़ा दुर्भाग्य नहीं इस प्रदेश का? दुर्भाग्य क्योंकि फोकस नहीं है बेसिकली विजन। जिस चीज को अभी भाजपा का में विजन की बात करते हैं तो विजन के लिए प्रधानमंत्री जी को देखते हैं, उनका विजन। वो उत्तराखंड आएंगे तो भैया अपना केदारनाथ जी को अच्छा कर देंगे, बद्रीनाथ जी को अच्छा कर देंगे। वो विजन देखेंगे उत्तराखंड के लिए कि आपको क्या के लिए बनाया गया। भाई आप विजन देखो ना उस चीज की होना क्या चाहिए, क्यों नहीं हो पा रहा है। तो दीपक जी, ये तो माना जाए कि आप सामने अगर इन्वेस्टर समिट है तो ये प्रदेश सुधरने वाला सुंदर होने जा रहा है। इससे पहले 2016 में होगी तो भी इन्वेस्टर उसमें 4000 रुपए का इन्होंने वो किया था, क्या कहते हैं एमओआई साइन भी हुआ थे, लेकिन वो आज तक नहीं आ पाए। हाँ, 200 से ज्यादा एमओयू हुआ। अब 600 से ज्यादा अभी तो साइन हो रहे सर, आएंगे नहीं तो बहुत दूर की बात है, अभी तो बहुत दूर की कहानी है। लेकिन 55,000 करोड़ का तो एमओयू साइन हो चुका है, 2.5 लाख की टारगेट लेकर के, और मुख्यमंत्री ने उम्मीद किया है कितना हम लेके आएंगे। चलिए ये सब बहस का मुद्दा है, अलग विषय है। उसमें तो एक छोटी बॉडी तो है। चलिए दिगंबर सिंह नेगी जी, ये जो कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था आप लोग भी रूबरू होते हैं, कई बार आपको भी फोन करने के बाद भी आपकी व्यवस्थाएं या आपकी चीजें आपके मन मुताबिक नहीं होती, कानून व्यवस्था पटरी पे उतरती है, तो उसके लिए क्या मेहनत और प्रयास करने की जरूरत है, मिलजुल कर काम करने की जरूरत है, या केवल आरोप प्रत्यारोप से ही काम चलेगा जैसा कांग्रेस कर रही है? सीधे सीधे कह रही है ये गलतियां हैं और उसको सुधारने का भी रास्ता नहीं है आपके पास। देखिए, कांग्रेस अभी तक एक विषय में कह पाई कानून व्यवस्था जी, इस प्रदेश के अंदर तो यहाँ का क्या मानता है जी, वो लॉ अबाइडिंग यानी कानून को मानने वाला, राइट। उस कारण से भी यहाँ पे जो अगर आप कोर्ट कचहरी में जाएंगे तो आप देखेंगे जो क्राइम के वकील हैं वो बेचारे खाली बैठे हैं, वालों के काम चलता जा रहा है। जी जी, क्योंकि यहाँ उस प्रकार का वो नहीं, जी, का सुनाव नहीं। तो एक तो सबसे पहले कि यहाँ के कानून व्यवस्था है, सबसे पहला विषय जाता है। राइट। दूसरा, यहाँ पर आप देखिए हर जगह पे चौकी और थाने पूरी तरीके से जी, गवर्नमेंट ने हर चौकी तक फोर व्हीलर अवेलेबल करा है, वायरलेस सिस्टम दिया है, हर अपराधी का डेटा जो है थाने चौकी अवेलेबल है, और सीसीटीवी कैमरे लगे, पीटा फोर्स एक्टिव है। तो छोटे जहाँ पे क्राइम पैदा होता है इन स्थानों पे, उन स्थानों पे भी जो हमारा सर्किल इंचार्ज होता है उसकी पूरी वाच देती है। इस कारण से जो है हर प्रकार का कार्य को उत्तराखंड गवर्नमेंट और उसका अपने विजिलेंस और तरह से पूरी तरीके से सक्षम। यहाँ पे कोई भी बड़ा बंदी उत्तराखंड के अंदर। चलिए समय की बाध्यता होती है, सही बात आपने कहा, शांत प्रदेश है, देवभूमि है,
देवों के नाम से जानी जाती है। दिनेश जी, सारी चीजें समझ में आती हैं, लेकिन बहुत से ऐसे विषय हैं, बहुत से ऐसे बिंदु हैं जिसपे आप सरकार को घेर सकते हो, और आप केवल अटैक उस बिंदु को लेकर करते हो जिससे सरकार बच जाती है। तो क्या माना जाए कि आपका जो कोर टीम है, जो थिंक टैंक है, अभी भी उत्तराखंड में कमजोर है? यदि जी, पुलिस पूरी जीत है, सब चीज भी देहरादून के एसएसपी जो अजय सिंह क्या है, उन्होंने प्रस्ताव सरकार को भेजा है काफी समय हो चुका कि कहीं तो पुलिस कानून जो कांस्टेबल दरोगा नहीं है, चौकी थाने पे नहीं है, और कई जो थाने बनने चाहिए वो चौकी है कम, वहां पर पुलिस कम है। ये हालत अब नेगी जी को मालूम ही नहीं है कि खुद एसएसपी, जब एसएसपी नया एसएसपी आने के बाद सबसे पहले उसने दुखड़ा यही रोया। तो ये स्थिति है, और आप बताइए कि क्या बताएं, कैसे कैसे डिमांड क्यों रखी भाई? जब जरूरत, एक बात सुनो, जब देहरादून की पॉपुलेशन बढ़ेगी तभी तो भाई, पहले देहरादून में तभी तो ये स्थिति आप देखो ना, स्थिति ये है देहरादून की। 5000 टैक्सी पुलिस नहीं है, जाम लग रहे वहां पर, क्या बोलते हैं आप, जाम के लिए कोई भी वो नहीं पहुंच पा रहा, आपको कांस्टेबल कोई भी पुलिस का कोई भी वो नहीं पहुंच पा रहा, जाम लगातार देहरादून में जाम लग रहे, इतनी बुरी हालत है। यहाँ का एसएसपी आके सबसे पहले बोल रहा भैया मुझे पुलिस तो पहले मैं काम तो तभी करूंगा। अब ये कानून व्यवस्था है इस राजधानी की, राजधानी होने के बाद ये व्यवस्था है। अब आप बताइए कि क्या बोले, सरकार कैसी चल रही, क्या हालत है? तो आप ट्रैफिक की समस्या को कानून की समस्या नहीं, समझते हैं। ट्रैफिक सारी बात मैं तो ये बात बोल रही हूँ, आप ये बताइए क्या उत्तराखंड में कोई गिरोह चल रहा है? है नहीं, आप मुझे बताइए क्या उत्तराखंड में कोई माफिया राज चल रहा है? माफिया राज, एक माफिया का नाम बताइए आप। माफिया राज, एक गिरोह का नाम बताइए। इतना बड़ा सरकारी जमीनों पे कब्जा और लगातार कहीं कब्जे कर रहे हैं, वो कौन है? भूमाफिया तो है, और कौन है? लगातार एक एक नहीं कई है। अब ये खनन जैसे भूमाफिया, अरे 10 नाम के नाम, 10 किसके नाम पता है? जेलों में है कई लोगों पे काम, जमीनों का मामला है, और कैसे सारे माफिया। दीपक, चलिए अंतिम प्रश्न दीपक जी से। दीपक जी, केवल आरोप प्रत्यारोप से काम चलेगा कि जमीनी रूप से काम करने की जरूरत है? जमीनी रूप से काम करने की बहुत जरूरत है, और अभी भाजपा के भाषण में बताया कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। तो आपको संज्ञान 347 लड़कियां मात्र 6 महीने में गायब है, जिनका कोई डाटा अभी तक नहीं पता चल पाया कि कहाँ, और बहुत स्पीड से ये चीज बढ़ रही है। उसकी तरफ आप टाइम एसपी से मिले तो शायद वो बताएगा आपको ये इस पे वो लोग कितने संज्ञान। उनका कहना है भाई जब तक आंकड़ा नहीं हटेगा ना ऊपर के, तब तक ये होता ही रहेगा और कुछ नहीं। चलिए, धन्यवाद दीपक जी, धन्यवाद दिगंबर सिंह नेगी जी, और बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश सिंह कौशल जी। विषय महत्वपूर्ण है। अगर जहां पे आप रहते हैं, जिस प्रदेश को देवभूमि के नाम से जाना, जो तीर्थ नगरी है, चारों धाम जहां पे, अगर वहां पे आरोप लगता है और वह भी कानून व्यवस्था को लेकर, अपराध को लेकर, तो अगर नहीं भी है तब भी सरकार को सोचने की जरूरत है, क्योंकि आरोप ही नहीं है, कुछ न कुछ सत्यता हो। और सबसे बड़ा, बार बार अगर कांग्रेस आरोप लगाती है और उसके पीछे अंकिता भंडारी का नाम होता है कि अंकिता भंडारी के प्रकरण में इन्होंने कुछ नहीं किया, तो अगर उस पर कुछ बचा है तो काम करने की जरूरत है, निष्कर्ष पे पहुंचने की जरूरत है। जो बार बार कहा जा रहा है कौन सा वीआईपी था, अगर वीआईपी है सामने तो चिल्लाने की जरूरत है। और इन सब के साथ जिस तरह से पिछले दिनों में देखने को मिला कि हकीकत में यहाँ पे जो खौफ था वो कम होता नजर आ रहा है, उसे सुधारने की जरूरत है। धन्यवाद देखते रहिए वीआईपी।